तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में जो दिन रात बिना रुके चौबीसों घंटे काम कर रही है, जहां मशीनें धड़ल्ले से चल रही हैं और माल लगातार पैक होकर बाहर जा रहा है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये आपके और हमारे अंदर मौजूद हर एक जीवित कोशिका यानी सेल का हाल है। आज हम इसी बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सैर करने वाले हैं। एकदम हाई एनर्जी वाला सफर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर एक जीवित कोशिका के अंदर इस माइक्रोस्कोपिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाता कौन है? मतलब हम सबको पता है कि जिंदगी को चलाने के लिए एनर्जी और ढेरों रसायनों की जरूरत होती है, लेकिन इतने छोटे से लेवल पर जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, वहां इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे काम कर रही है? यही तो वो रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। तो आज के हमारे इस सफर के 4 पड़ाव होंगे। पहला, हम प्रोटीन फैक्ट्रियों से मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही विशाल विनिर्माण नेटवर्क को समझेंगे। तीसरा, रफ ईआर और स्मूथ ईआर के बीच का फर्क देखेंगे। और आखिर में एक मजेदार बायोलॉजी पॉप क्विज। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। सेल की असली प्रोटीन फैक्ट्रियों से मिलते हैं। मिलिए राइबोसोम से। ये बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये सेल की असली प्रोटीन फैक्ट्रियां हैं। अगर इसे आज की भाषा में समझे तो ये सेल के माइक्रोस्कोपिक 3D प्रिंटर की तरह हैं। जैसे 3D प्रिंटर में आप कमांड देते हैं और वो कोई भी चीज बना देता है, बिल्कुल वैसे ही राइबोसोम्स अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़कर हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी प्रोटीन बनाते हैं। साइज में भले ये छोटे हों, लेकिन भाई इनका काम बहुत ही बड़ा और अहम है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा हाई स्कूल लेवल का क्विज हो जाए। क्या ये सभी राइबोसोम सेल के अंदर किसी बड़ी संरचना से हमेशा चिपके रहते हैं, या फिर ये आराम से इधर-उधर तैरते रहते हैं? सोचिए जरा, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री में मशीन कहाँ रखी है, इससे उसके काम करने के तरीके पर बहुत फर्क पड़ता है ना? और इसका जवाब है दोनों। जी हाँ, राइबोसोम के पास सेल के अंदर काम करने के 2 अलग-अलग ठिकाने होते हैं। या तो वे साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्री होकर तैरते रहते हैं, या फिर वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम के एक बड़े स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हो सकते हैं। जो राइबोसोम फ्री तैरते हैं वो आमतौर पर ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो उसी सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और जो चिपके हुए होते हैं वो बाहर एक्सपोर्ट होने वाला माल तैयार करते हैं। कितनी शानदार व्यवस्था है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, वो विशाल विनिर्माण नेटवर्क जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया था। इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या शॉर्ट में कहें तो बस ईआर। ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए किसी विशाल जाल या नेटवर्क जैसा होता है। आप इसे पूरे सेल का एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं। ये कोई एक छोटी सी जगह नहीं है, बल्कि ट्यूब्स, रास्तों और गलियारों का एक ऐसा भूल भुलैया वाला सिस्टम है जो बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग का काम संभालता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है, ये ईआर सीधा हमारे न्यूक्लियर एनवेलप यानी केंद्रक के बाहरी कवर से जुड़ा होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? फैक्ट्री का मेन फ्लोर सीधा सेल के हेडक्वार्टर से कनेक्टेड है, ताकि हेडक्वार्टर से जो भी जेनेटिक निर्देश या कमांड आए वो बिना किसी देरी के सीधे प्रोडक्शन लाइन तक पहुंच जाएं। मतलब बायोलॉजी की इंजीनियरिंग सच में लाजवाब है। अब ये प्रोडक्शन लाइन बनाती क्या क्या है? तो देखिए, इस ईआर नेटवर्क का मेन काम सिर्फ एक नहीं है। ये प्रोटीन्स बनाता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसके अलावा वसा यानी फैट्स या लिपिड्स बनाता है, और कुछ खास सेल्स में तो ये हार्मोन भी तैयार करता है। ये सेल की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने वाली एक मल्टीपर्पस फैक्ट्री है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और तीसरे हिस्से पर आते हैं, रफ ईआर बनाम स्मूथ ईआर। इन दोनों के बीच का फर्क याद रखना बहुत ही आसान है। एक तरफ है रफ ईआर या आरईआर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे राइबोसोम चिपके होते हैं, और ये मेनली प्रोटीन बनाने और उसे सीक्रेट करने का काम संभालता है। और दूसरी तरफ है स्मूथ ईआर या एसईआर। इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते, इसीलिए ये एकदम स्मूथ होता है, और इसका काम है फैट्स और हार्मोन्स बनाना और उन्हें स्टोर करना। मतलब राइबोसोम का होना या ना होना ही ये तय कर देता है कि फैक्ट्री का वो हिस्सा क्या बनाएगा। अब आप सोचेंगे कि इनका नाम रफ क्यों पड़ा। दरअसल जब वैज्ञानिकों ने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इसकी सतह सच में खुरदुरी या रफ दिखाई दी, और वो खुरदरापन उन छोटे छोटे राइबोसोम्स की वजह से था जो इसके ऊपर चिपके हुए थे। मतलब विज्ञान में कई बार चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसा उनका नाम होता है। इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। हमारी जो ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं,
जैसे कि पैंक्रियाज या अग्नाशय की कोशिकाएं, उनका मेन काम होता है ढेर सारे एंजाइम बनाना। और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। इसीलिए उन सेल्स के अंदर रफ ईआर का नेटवर्क बहुत ही तगड़ा और सुपर एक्टिव होता है। वो पूरी तरह से रफ ईआर पर ही डिपेंडेंट होती हैं। और अब वक्त है हमारे फाइनल राउंड का, बायोलॉजी पॉप क्विज। देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो ये रहा आपका पहला सवाल। उस हिस्से का नाम बताइए जो खास तौर पर वसा यानी फैट्स और लिपिड्स बनाने और स्टोर करने का काम करता है। थोड़ा दिमाग लगाइए, हमने ईआर के किस हिस्से के बारे में बात की थी जिस पर कोई राइबोसोम नहीं होता? बिल्कुल सही जवाब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते, ये बिल्कुल स्मूथ दिखता है और इसका सारा फोकस फैट्स और कुछ खास हार्मोन्स बनाने पर होता है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। वो क्या चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि किसी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? मतलब हर सेल में ईआर का आकार और फैलाव एक जैसा क्यों नहीं होता? और जवाब है सेल का काम यानी उसका फंक्शन। अगर किसी सेल को बहुत सारा प्रोटीन बनाना है तो उसके अंदर रफ ईआर ज्यादा होगा, और अगर फैट बनाना है तो स्मूथ ईआर ज्यादा होगा। सेल की जरूरत ही फैक्ट्री के डिजाइन को शेप देती है ना? नेचर का एकदम परफेक्ट अडेप्टेशन। तो इस मजेदार विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर ये छोटे छोटे राइबोसोम और ये विशाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर चुपचाप जीवन के इतने बेसिक ब्लॉक बना सकते हैं, तो इस समय हमारे शरीर के अंदर और ऐसी कितनी माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रियां होंगी जो बिना किसी शोर शराबे के अपना काम कर रही हैं। इस अदृश्य अनदेखी दुनिया के बारे में सोचना भी अपने आप में एक रोमांच है। खैर,